दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा रेडियो 91.2 नोएडा लोक मंच में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नोएडा ग्रेट नोएडा के लाखों बायर्स के मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे रेरा के सदस्य बलविंदर कुमार जी से। बलविंदर कुमार जी नोएडा प्राधिकरण में सीईओ भी रहे हैं, डीडीए में भी चेयरमैन रहे हैं और अब वो रेरा उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं। हम बात करते हैं बलविंदर कुमार जी से, अभी जो हमारे साथ जल्दी ही जुड़ने वाले हैं। हेलो सर नमस्ते, मैं विनोद शर्मा रेडियो 91.2 नोएडा लोक मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आप नोएडा ग्रेट नोएडा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो लाखों बायर्स हैं और बिल्डर्स हैं उनके हितों की रक्षा के लिए बने रेरा के सदस्य हैं और जो आपके कार्य से बहुत सारे लोगों को न्याय मिल पाता है। मैं अपने नोएडा ग्रेट नोएडा के लाखों बायर्स के हित के लिए आपसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करूंगा। सर आपका रेडियो 91.2 नोएडा लोकमंच में समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। नहीं, थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस समय रेरा का गठन हुआ लोगों को उम्मीद थी और रेरा का जो गठन का उद्देश्य जो था वो लोगों को जो अभी भी किसी बायर से बिल्डर से कुछ नहीं खरीदा है जिन्होंने उनको भी स्पष्ट करें कि रेरा का उद्देश्य क्या है। देखिए, जब इनफैक्ट रेरा का गठन केवल इसीलिए किया गया क्योंकि देश में कई पॉकेट्स ऐसी थी जहां पर कि बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे वो स्टक थे और या तो बिल्डर जो है वो बीच में ही छोड़ के भाग गया या उनमें बहुत ज्यादा डिले हो चुका था प्रोजेक्ट के कारण और बायर्स को ना तो कब्जा मिल रहा था ना पैसा वापस मिल रहा था जी। तो ऐसे जो है लाखों लोग जो है, यदि हम केवल एनसीआर और गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तो लाखों बायर्स ऐसे थे और इनफैक्ट आज भी बहुत बड़ी संख्या में बायर्स हैं जिनको कि अपनी यूनिट का जो है कब्जा नहीं मिल पाया और यहाँ वो रिफंड चाहते हैं तो उनको रिफंड नहीं हो पाया जी। ऐसी स्थिति अन्य जगह पे भी है देश के, पर देश में सबसे खराब स्थिति जो है वो एनसीआर यूपी की ही रही और यही वजह है कि रेरा के गठन की बात जो है वो भारत सरकार में समय समय पे उठती रही और फिर संसद ने जो है ये कानून बनाया और कानून बनाने के बाद यूपी में भी रेरा का गठन हुआ और एक बेंच जो है वो यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में स्थापित है जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के केसेस को देख रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि बायर की इच्छा के अनुसार जो है वो या तो हम उसको कब्जा दिलाएं या हम उसको रिफंड दिलाएं बिल्डर से। तो इस तरह के हमारे पास केसेस हजारों की तादाद में आ रहे हैं और उन केसेस का हम निस्तारण कर रहे हैं। जी। एक सर सबसे बड़ी बात है कि आप रेरा की जो सुनवाई होती है तो नोएडा ग्रेट नोएडा में रेरा को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किस तरह की समस्याएं रेरा के पास आ रही हैं इस समय सबसे ज्यादा? मेनली जो लोगों की बायर्स की जो समस्या है वो यही है कि वो रिफंड मांग रहे हैं जो पैसा उन्होंने प्रमोटर के यहाँ जमा किया था इंटरेस्ट समेत। ज्यादातर केसेस 60 to 70% केसेस जो है वो इसी तरह के हैं और बाकी जो 20 और 30% केसेस जो हैं वो ये हैं कि बायर्स अभी भी कह रहा है कि मुझे यदि बिल्डर कंप्लीट करके मुझे पोजेशन दे दे तो मैं अपनी यूनिट का जो है वो पोजेशन ले लूंगा। तो जितने भी केसेस हैं वो मुख्यतः इसी दो तरह के हैं, या तो वो रिफंड मांग रहे हैं ब्याज सहित अपना वापस पैसा या फिर वो जो बुक की थी उन्होंने अपनी यूनिट, अपना फ्लैट, उसका वो कब्जा चाहते हैं जल्दी से जल्दी। और जो हम केसेस डिसाइड कर रहे हैं वो हम यही कह रहे हैं कि बिल्डर जो है वो कब्जा दे बायर को और उसके साथ वो डिले पेनल्टी दे। जैसे सपोज करो कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अनुसार उसको 2016 या 2015 में कब्जा देना था
तो उसके बाद कब्जे की डेट तक जो है वो उस पर जो है वो MCLR प्लस 1% जो 8 और 9% बैठता है, डिपेंडेंट की क्या रेट रहता है, उसके हिसाब से उसको डिले पेनल्टी हम लोग देते हैं। अच्छा सर, आप रेरा के माध्यम से, क्योंकि दो पक्ष हैं इसमें, बिल्डर है और बायर है, दोनों की समस्याएं हैं और दोनों की समस्याओं का समाधान करना रेरा का दायित्व भी है। तो इस समय सर आप बिल्डर और बायर्स को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक बिल्डर्स और प्रमोटर्स की बात है, रेरा का ये प्रयास है कि जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो स्टक पड़े हुए हैं, जो बहुत ज्यादा जिसमें डिले हो चुका है, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और बेसिक सुविधाओं के साथ बायर्स को जो है वो कब्जा उपलब्ध कराएं, क्योंकि अब और ज्यादा जो है बायर्स इंतजार करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, जहाँ तक बायर्स की बात है, रेरा के माध्यम से हम ये अवश्य कहना चाहेंगे कि हमारा प्रयास ये है कि जो प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं उनको हम चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो, और इसलिए जरूरी नहीं कि हर केस के अंदर यदि वो रिफंड मांग रहे हो तो हम रिफंड के आदेश दे रहे हो। जहां पर हमें लगता है कि अब प्रोजेक्ट का काम लगभग पूर्ण हो चुका है और उसको ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल गया है, या उसने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी में एप्लीकेशन, अपना आवेदन दे दिया है, तो वहां पर हम अवश्य बायर्स को कहेंगे कि वो थोड़ा और इंतजार करके अपनी फ्लैट का या यूनिट का वो कब्जा प्राप्त करें। तो क्योंकि हमको एक बहुत ब्रॉड तरीके से, बिगर पर्सपेक्टिव में हमको इस चीज का ध्यान देना है कि रियल एस्टेट के डेवलपमेंट के लिए ये आवश्यक है कि NCR के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं बुरी तरीके से, उन प्रोजेक्ट्स को यथाशीघ्र उनका निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए और उनका कब्जा जो है वो बायर्स को दिलाया जाए। तो ये एक किस्म से बैलेंस अप्रोच जो है वो रेरा लेके चल रहा है, और हमारा दोनों पक्षों से यही अनुरोध है कि वो जो है वो थोड़ा सा यदि इंतजार करना है तो करें और अपनी यूनिट का वो कब्जा प्राप्त करें। और जहां हमें लगता है कि ये बिल्डर जो है किसी भी दशा में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की स्थिति में नहीं है, वहां पर हम रिफंड के ऑर्डर कर रहे हैं, और रिफंड यदि नहीं देता बिल्डर प्रमोटर तो तब फिर हम रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करके जिलाधिकारी को अनुरोध करते हैं कि वो पैसा प्राप्त करके बायर को जल्दी से जल्दी वापस दिलाया जाए। तो इसमें क्या सफलता मिली है सर? जितनी आरसी जारी की गई हैं, पेंडिंग जितनी भी हैं, उनमें प्रशासनिक माध्यम से रिकवरी वगैरह कुछ हुई है क्या? इस तरह का कोई मतलब जिससे लोगों का में विश्वास पैदा हुआ हो? नहीं, ये बात सही है कि हमने बहुत बड़ी संख्या में रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए हैं, और उसके सापेक्ष जो है वो बिल्डर्स ने दिया है, पैसा दिया है, काफी बड़ी संख्या में रिकवरी सर्टिफिकेट के विरुद्ध उन्होंने पैसा दिया है। परंतु अभी भी बहुत बड़ी तादाद में जो है रिकवरी सर्टिफिकेट जिलाधिकारी के यहाँ लंबित है, और वो प्रयास कर रहे हैं उनकी रिकवरी करके पैसा वापस दिलाने की। बट ये बात सही है कि आज के दिन भी बहुत बड़ी संख्या में केसेस ऐसे हैं जहां पर कि रिफंड हो चुके हैं, परंतु अभी बायर्स को जो है वो पैसा उपलब्ध नहीं हो पाया है। अच्छा सर, तकनीकी रूप से जब से रेरा का गठन हुआ है तो कई चेंजिंग आपने किए हैं। शुरू में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो थी, न्याय की प्रक्रिया, सुनवाई की प्रक्रिया, उनमें तकनीकी रूप से काफी बदलाव किए हैं। थोड़ा सा हमारे बायर्स को या बिल्डर्स को ये सुविधा की जो जानकारी भी थोड़ी सी मुहैया कराएं सर। देखिए, अब हम लोगों ने अपना जो सिस्टम बना रखा है वो ये बना रखा है कि ऑनलाइन ही आवेदन उनको करना पड़ेगा बायर्स को, और हम जो है जैसे ही वो कंप्लेंट फाइल होती है हम उसकी एक कॉपी जो है बिल्डर को भेज देते हैं, और ऑनलाइन हियरिंग ही हम कर रहे हैं। जब से ये पेंडेमिक का
शुरुआत हुई है मार्च 2020 से, और हमने अपनी हियरिंग चालू कर दी थी जून में। तो उसके बाद जो है हम ऑनलाइन केसेस सुन रहे हैं, ऑनलाइन केसेस की ही हम जो है वो जजमेंट देते हैं, और उसके बाद की कार्रवाई, एग्जीक्यूशन संबंधी कार्रवाई भी हम ऑनलाइन जो है वो करते हैं। इसके अलावा इस बीच में हमने दोनों पक्षों की सहूलियत के लिए एक कंसिलिएटर की हमने तैनाती की है, और हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा केसेस में लोगों को रेरा कोर्ट के समक्ष ना आना पड़े, बल्कि दोनों पक्ष कंसिलिएटर के सामने अपनी बात को रखें और आपसी बातचीत से एक दूसरे के सामने बैठ के अपनी समस्या का निदान जो है वो कर सकें। तो इसी चीज को केंद्रित रखते हुए हमने समय समय पर बदलाव किए हैं। सर, एक चीज और है जो सबसे बड़ा विवाद का कारण भी है, और जो बायर्स हैं वो मुद्दे को उठाते रहे हैं लगातार, वो है कवर्ड एरिया रजिस्ट्री को लेकर विवाद होता है कि कितने की रजिस्ट्री की जाए, और कवर्ड एरिया में कारपेट एरिया या जो दूसरा एरिया होता है उसके ध्यान में रखते हुए कि कवर्ड एरिया की पैमाइश कैसे हो ताकि उनका बायर्स का ज्यादा पैसा रजिस्ट्री में ना खर्च हो, इसके लिए कोई समाधान? बहुत स्पष्ट आदेश है रेरा के भी और गवर्नमेंट के भी कि अब कारपेट एरिया के आधार पर ही कब्जा दिया जाएगा और उसी पर ही रजिस्ट्री होगी। परंतु ये बात सही है कि आज के दिन भी बहुत डिस्प्यूट आ रहे हैं कि सुपर एरिया और कारपेट एरिया में बहुत ज्यादा फर्क है। उसको शुरू में बिल्डर बायर एग्रीमेंट में कहा जाता है कि हम आपको 1600 स्क्वायर फीट का जो है हम फ्लैट उपलब्ध कराएंगे, बट जब वो जाता है तो देखता है कि वो 1200 या 1300 के बीच में जो है उसका एरिया बैठ रहा है। तो ऐसी दशा में हम लोग जो है वो पूरी कैलकुलेशन लेते हैं, और कैलकुलेशन लेके हम बायर को भी उपलब्ध कराते हैं, और हमारा ये प्रयास रहता है कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जो वादा किया है बिल्डर ने, उसी के अनुसार जो है वो बायर को कब्जा प्राप्त होना चाहिए। और हम इस चीज का भी प्रयास कर रहे हैं कि कारपेट एरिया के अनुसार ही सारी कार्रवाई की जाए। अच्छा साहब, एक और है एओए का मुद्दा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेक्टरों में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ एओ के गठन में अभी तकनीकी बाधाएं हैं, और जहाँ गठन हुए हैं वहाँ पे भी लोगों ने, बिल्डरों ने उनको पूरा पोजीशन नहीं दिया है। तो एओए के गठन की प्रक्रिया क्या है और क्या सही है, जिससे कि बायर्स भी समझें और बिल्डर भी समझें? देखिए, जब हम बायर्स को पोजीशन देना शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और अधिकांश लोग कब्जा ले लेते हैं, उस समय बिल्डर का ही उत्तरदायित्व है कि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में एलोटीज ऑफ एसोसिएशन जो है वो बना के और अपना सारा मेंटेनेंस से संबंधित कार्य जो है वो एओए को सौंपे। तो बट ये सही है कि काफी इस बीच इस संबंध में भी डिस्प्यूट है कि बहुत जगह पर जो है बिल्डर एओए का गठन नहीं करता, और कई जगह पर जो है वो बायर्स भी जो है वो अपनी एसोसिएशन नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि जब एसोसिएशन बनाएंगे तो मेंटेनेंस उनको खुद करनी पड़ेगी, और अभी मेंटेनेंस जो है वो बिल्डर कर रहा है। तो वो इस तरह के जो है डिस्प्यूट रेरा के समक्ष आ रहे हैं, परंतु हमारा इसी बात पे जोर रहता है कि जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो उसके बाद जो है वो एओए का गठन हो और जल्दी से जल्दी मेंटेनेंस से संबंधित सारा कार्य जो है वो एओए के समक्ष सपुर्द किया जाए और वही इन कार्यों का निर्वहन करे। जी, एक चीज और सर सबसे महत्वपूर्ण है जो जिस पे लोग अक्सर सवाल उठाते हैं, जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कोई भी होता है तो जो नक्शा शुरू में सबमिट किया जाता है तो जो लोग बायर्स हैं उनको बिना सूचना दिए बिल्डर भी अपने नक्शे में बदलाव कर लेते हैं। क्या ये सही है, और इस तरह के अगर करने वाले हैं तो उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, छोटा मोटा बदलाव तो जो है वो हो सकता है, वो कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी को ही करना होता है, और उसी जो एक बार नक्शा अप्रूव हो गया उसी के अनुसार जो है वो कंस्ट्रक्शन होना है।
जी। परंतु यदि कोई बीच में यदि कोई मेजर चीज यदि कोई चेंज की है तो तब अलॉटिस का भी जो है वो सहमति चाहिए होती है। जी जी। परंतु ज्यादातर केसेस के अंदर ऐसी स्थिति जो है वो नहीं होती। जी। दूसरी चीज ये है कि बिल्डर को अब ये अधिकार नहीं है कि वो किसी और प्रमोटर को जो है वो ले आए। मतलब यदि प्रमोटर चेंज होगा किसी भी प्रोजेक्ट का तो उसमें 2/3 बायर्स की लिखित अनुमति जो है वो अनिवार्य होगी और रेरा का भी अप्रूवल जो है वो चाहिए होगा। अच्छा। तो जहाँ पर इस तरह की बात आती है हम लोग उसमें अप्रूवल देते हैं और हम ये भी इंश्योर करते हैं कि किसी प्रकार का प्रोजेक्ट में बदलाव एक तरफा बदलाव ना किया जाए। जी जी जी। हमारे श्रोताओं के लिए सर आपने महत्वपूर्ण समय दिया और सुझाव दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके लिए रेडियो 91.2 नोएडा लोकमंच आपका आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तर प्रदेश रेरा के सदस्य बलविंदर कुमार जी, जो नोएडा, ग्रेट नोएडा और यमुना में और खासतौर पर गाजियाबाद में एनसीआर के जितने भी बायर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनको रोजाना होने वाली समस्याओं का जो समाधान हो सकता है उसका वो जवाब दे रहे थे। आज हमारी इस महत्वपूर्ण चर्चा में इतना ही। आगे इसी तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम विभिन्न अधिकारियों से बात करते रहेंगे। सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।